हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर के। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, है ना? हमने बात किया था किससे? ठोस, द्रव और गैस के बारे में, है ना? उन तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा चीजें हमने जाना था, है ना? हम तो तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन हम ये भी बताए थे कि हमको जो पूरा पढ़ना है ना, हमको पढ़ना है ठोस के बारे में, क्योंकि अपना जो चैप्टर है ना उसका नाम ही है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो हम लोग को सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है। हाँ, वहां पे तीनों के बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको तीनों के बारे में हल्की हल्की चीजें पता होनी चाहिए, है ना? हमको पता है कि आप लोगों को उसको वो चीज ऑलरेडी पता था, आप लोग पढ़े होंगे पीछे की क्लास में, लेकिन फिर भी बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं, है ना, जिनको मतलब वो चीजें समझ में नहीं आती है या फिर जिनको याद नहीं रहती ठीक से। इसलिए हमारा फर्ज था कि हम बताएं, है ना, क्योंकि मेरे लिए सब विद्यार्थी एक समान है ना? तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम एक एक चीज को बताते हुए आगे बढ़े, है ना? चाहे वो चीज बेसिक हो या फिर वो चीजें कितनी भी एडवांस हो, है ना? अगर हमारे सिलेबस में वो चीज है तो उसको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी चीज छूटे ना, है ना? आप कोई भी चीज को मिस ना करो, है ना? तो चलिए आज के जो लेक्चर में हम प्योर बात करेंगे उस सॉलिड के ऊपर बात करेंगे। और सॉलिड में सबसे पहले सॉलिड को समझेंगे, सॉलिड होता क्या है, उसके बाद हम उसके गुणों को समझेंगे कि सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हाँ, हालांकि हमने कुछ गुण के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम पूरा सॉलिड के गुण को लिखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड का वर्गीकरण कि सॉलिड को आखिर में कितने वर्गों में बांटा गया और किस आधार पर बांटा गया, क्योंकि कोई भी चीज को अगर बांटा जाता है तो बांटने का कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए। जैसे हम आप लोग को बांटना चाहें तो किसके आधार पर बांट देंगे? हाइट के आधार पर बांट सकते हैं, आपके नॉलेज के आधार पर बांट सकते हैं, रंग के आधार पर बांट सकते हैं, है कि बात? उसी प्रकार से अगर सॉलिड को भी अगर बांटा गया तो कुछ आधार तो होगा ना। क्या आधार था, आगे समझते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे। हमारा जो लेक्चर चल रहा था, हमारा जो अध्याय चल रहा था, हमारे अध्याय का जो नाम था वो था ठोस अवस्था। क्या पढ़ रहे थे अपन? हम लोग पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू सॉलिड स्टेट। आराम से चलिएगा समझते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इसको क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। अब इस चीज को अगर समझेंगे अपन, चीजों को अगर समझेंगे कि क्या है चीजें, तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखिए सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक आज डेडिकेट रहेगा, आज पूरा मेरा जो टॉपिक रहेगा वो डेडिकेट रहेगा ठोस को। इसको रहेगा ठोस को, कि आखिर में ठोस होता क्या है, किसको बोलते हैं सॉलिड, है ना? तो उसको डेडिकेट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से चलिए पढ़ते हुए, ठीक है ना? देखिए अगर ठोस के बारे में अगर बात करें तो हमने बताया था आप लोगों को कि जो ठोस होता है उसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। और पास पास होने के पीछे का वजह क्या है? पास पास होने के पीछे का वजह है कि उनके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत होता है। और चूंकि अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है, इसलिए ठोस के जो कण होते हैं वो टाइटली बंधे होते हैं। ठीक है, और टाइटली जब बंधे होते हैं तो क्या होते हैं? टाइटली बंधे होने के कारण वो इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, और इधर उधर भाग नहीं सकते हैं तो जो ठोस का संरचना होता है, ठोस का जो आकार होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर आप क्या हैं, अगर आपका मतलब क्या है, आपको अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो आप इधर उधर भटकते चलते, इधर उधर घूमते चलते हैं। लेकिन एक बात इमेजिन कीजिए, अगर आपको बांध दिया जाए, आपको क्या कर दिया जाए? बांध दिया जाए, तो आप एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे। बस उसी प्रकार से क्या है, ठोस में है। ठोस के जो अवयवीकरण होते हैं उनके बीच लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो मजबूत होता है, और मजबूत होने के चलते इधर उधर भाग नहीं सकता है। जैसे क्या होता है क्लास में अगर बच्चे टीचर नहीं होते हैं तो बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते, कूदते फांदते रहते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर आते हैं क्लास में तो क्या होता है? बच्चे एकदम शांत बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, टीचर की वजह से वहां पे एक फोर्स कायम हो जाता है ना?
समझ में आ रहा है चीजें, और उसी की वजह से बच्चे इधर उधर भागते नहीं, फिर अपनी जगह पे स्टेबल हो जाते हैं। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता है कि ठोस के अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत होता है, और जिसके वजह से ठोस का आकार क्या होता है, फिक्स। अच्छा, ठोस का आकार तो निश्चित होता ही है, लेकिन उसका आयतन भी निश्चित हो जाता है कि बस उतना ही होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है तो इसका आयतन भी फिक्स है। आयतन का मतलब क्या कि कितना स्थान घेर रहा है, आयतन का मतलब वही है। जैसे ये मार्कर है, अगर इसको यहाँ पकड़ ले हैं तो स्थान इतना घेर रहा होगा, अगर इसको पानी में डाल देंगे तब भी उतना ही स्थान घेरेगा, और इसको तेल में डाल देंगे तब भी उतना ही स्थान घेरेगा। मतलब जितना इसका लेंथ वगैरह जो भी कुछ है, मतलब जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका आयतन है, उतना ही स्थान घेरेगा, चाहे आप इसको कहीं पर भी रख दीजिए, तो इसका आयतन भी फिक्स है ना। तो जो भी ठोस चीजें होती हैं, जो सॉलिड होता है, उसका आकार भी फिक्स होता है और उसका आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर ठोस को डिफाइन करना चाहें तो सिंपल लैंग्वेज हम लिख देंगे कि वैसी वस्तुएं या वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लिखें ठोस के बारे में तो क्या लिखेंगे कि वैसा पदार्थ है ना, जिसका आकार एवं आयतन जिसका आकार एवं वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहा जाता है। उसे ठोस कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो भी पदार्थ है इस दुनिया में जिसका आकार और आयतन निश्चित है, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे ठोस। अगर इसका उदाहरण बात करें, उदाहरण क्या होगा, ठोस का उदाहरण के बारे में बात करें कि क्या होगा इसका उदाहरण, ठोस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो आप खुद सोचिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित है। तो इस ठोस में सबसे पहला क्या आएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लकड़ी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है ना। हीरा के अलावा है ना बहुत सारी चीजें हैं, लोहा ले लीजिए, लोहा भी तो ठोस के रूप में होगा, है ना। इसके अलावा कांच ले सकते हैं आप लोग, कांच भी क्या है, ठोस है। रबड़ ले लीजिए, रबड़ भी क्या है, ठोस है। तो जितनी भी चीजें होती है ना, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसको कहा जाता है ठोस। क्या कहा जाता है, ठोस। क्लियर है चीजें। अच्छा, चलिए ठोस के बारे में अगर समझ में आ गया हो आपको, तो थोड़ा सा ठोस को अगर डायग्रामेटिकली समझने, मतलब इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाए, ठोसों के अवयवी कणों की थोड़ा सा व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, है ना, कैसे होता है ठोस में अवयवी कणों का अरेंजमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हालांकि अरेंजमेंट बहुत तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा हम एक डायग्राम के माध्यम से ठोस को समझना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सॉलिड है ना, कोई भी सॉलिड है, और इस सॉलिड के अंदर जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, आराम समझते चलेंगे, इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, पूरा टाइटली, है ना, पूरा पास पास होते हैं सब, दिख भी रहा होगा सब पास पास है एकदम, है ना। तो ठोस में जो अवयवी कण है इसी तरह से पास पास एकदम होते हैं, है ना, ऐसे पास पास होते हैं पूरा, आपको दिख भी रहा है चीजें। अब यहाँ पे समझने वाली चीजें क्या है कि जो ठोस के अवयवी कण है चूंकि एकदम पास पास स्थित होते हैं, तो पास पास स्थिर होने के पीछे का वजह क्या है भाई, तो इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ठोस के अवयवी कण एक दूसरे के पास पास होते हैं। अच्छा जी, पास पास होते हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ठोस के अवयवी कणों के बीच में जो गैप दिख रहा है, गैप, इसको बोलते हैं रिक्तियां। इस गैप को क्या बोलते हैं, रिक्तियां, रिक्तियां।
तो चूंकि अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है ना, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा होने की वजह से ये कण पास पास है, और कण का पास पास होने की वजह से क्या होती है, जो रिक्तियां होती है, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं बहुत कम होते हैं, है ना। रिक्तियां किसको बोल रहे हैं, अवयवी कणों के बीच के स्थान को रिक्तियां बोल रहे हैं, और इस रिक्तियां का मान क्या है, बहुत कम है। तो रिक्तियां बेसिकली बोल क्या किसको रहे हैं जी, तो रिक्तियां जो हम बोल रहे हैं अवयवी कणों के बीच के स्थान को, अवयवी कणों के बीच बीच के स्थान, बीच के स्थान, अवयवी कणों के जो बीच के जो स्थान होते हैं उसी को क्या कहता है, रिक्तियां कहा जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे, एक शब्द यूज किए अवयवी कण, और ये बहुत बार यूज करेंगे हम, बहुत बार यूज करेंगे। तो आपको अवयवी कण का मतलब पता होना चाहिए कि हम कभी भी अगर अवयवी कण बोले, कभी भी बोले, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, ठीक है ना, आराम समझते चलिए। अगर हम कभी भी आपको अवयवी कण बोले, क्या बोले, अवयवी कण, तो इसका मतलब आपको समझना है कि अवयवी कण का मतलब क्या क्या समझना है आपको, या समझना है अणु, अवयवी कण में क्या होगा, या तो अणु होते हैं, अणु, या परमाणु, या फिर आयन। अवयवी कण का मतलब यही समझना है आपको हर बार, अणु, परमाणु या फिर आयन, तीनों में से कोई, है ना। अब समझिए, अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ठोस के गुण। ठोस में आखिर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो ठोस के अंदर पाई जाती है। तो ठोस के अगर गुण के बारे में बात करें हम, किसके गुण, ठोस, कुछ नहीं जो हम लिखे, मतलब जो है ना, ये डायग्राम के माध्यम से ही सारी चीज को क्लियर कर देंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। आराम समझिएगा, हमारा जो हेडिंग रहने वाला है वो जो हम पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले ठोस के गुण, ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्या होता है ठोस का गुण, है ना। तो अगर ठोस के गुण के बारे में बात किया जाए, आराम से समझते चलिएगा, ठीक है ना। क्या होता है ठोस का गुण, तो सबसे पहला गुण, आराम से समझिएगा, ठोस के अंदर सबसे पहला गुण क्या पाया जाता है, क्या होता है सबसे पहला गुण। तो ठोस का अगर सबसे पहले गुण के बारे में बात करें, तो जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है जी। आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर कभी सवाल आ जाए कि क्यों निश्चित होता है भाई, क्या वजह है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, तो उसके पीछे हम बताएंगे, उसके पीछे है अंतराण्विक आकर्षण बल। क्योंकि ठोस के अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान काफी ज्यादा होता है, मजबूत आकर्षण बल लगता है, जिसके वजह से जो ठोस के कण होते हैं वो टाइटली बंधे होते हैं, है ना, टाइटली बंधे होते हैं, जिसके कारण ठोस का जो है ना आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है ये चीजें, है ना। मतलब सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला क्या होता है ठोस के गुण, इसका आकार, इसका आकार एवं आयतन, एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है ना, निश्चित होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अच्छा, अगर सवाल आ जाएगा काहे निश्चित होता है, क्यों निश्चित होता है ना, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि चूंकि ठोस के कण, है ना, के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिसके वजह से ठोस के कण, है ना, क्या होते हैं, ठोस के कण के पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, उधर तो भाग नहीं सकते हैं, जिसके कारण ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित। हालांकि इसको हम लिख देंगे आगे, आगे क्वेश्चन बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, पहले गुण पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला बात समझ में आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकंड प्रॉपर्टी तो वही बोल दिए हम कि इसका आकार आयतन निश्चित है। क्या निश्चित है, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो काफी मजबूत होता है,
है ना। तो क्या है, दूसरा यही लिखेंगे कि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला, इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान, बल का मान क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का अगर बारे में बात करें कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्या है तीसरा गुण, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा होने की वजह से जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल का मान अधिक होने की वजह से ठोस के जो कण है वो पास पास होते हैं, और जब ठोस के कण पास पास होते हैं तो इनके बीच जो रिक्तियां होती है उसका मान बहुत कम होता है। तो ठोस के अवयवी कणों के बीच रिक्तियां क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कोची सॉलिड, सॉरी लिक्विड एंड गैस। मतलब लिक्विड और गैस की अपेक्षा अगर बात करें तो ठोस के अवयवी कणों के बीच जो रिक्तियां होती है वो काफी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि क्या बोलेंगे कि इसके इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी अवयवी कणों के बीच बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान ना, रिक्त स्थान को ही क्या बोलते हैं, रिक्तियां। क्या बोलते हैं, रिक्तियां बहुत कम होती है, बहुत कम होती हैं। अच्छा, सेकंड अगला पॉइंट, क्या पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हुआ, आराम समझिए, सब क्लियर होते चल जाएगा। चौथा पॉइंट अगर बात करें हम, क्या है चौथा पॉइंट, रिक्तियां कम होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर बात करें हम, एक बात बताइएगा, आप लोग खुद बताइएगा कि अगर ठोस के कण पूरा टाइटली बंधे हैं तो क्या इधर उधर भाग सकते हैं, क्या नहीं भाग सकते हैं। और जब इधर उधर नहीं भाग सकते हैं तो ठोस के कणों के पास कोई ऊर्जा होगी नहीं। ठोस के कणों की ऊर्जा बहुत निम्न होती है, बहुत कम ऊर्जा होती है ठोस के कणों के पास। कम क्या होती है, न के बराबर बोल लीजिए। ठोस के कणों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है। नगण्य मतलब न के बराबर, मतलब जीरो। वही गैस के अणु को देख लीजिए आप लोग, गैस के अणु के पास अपना ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए, जैसे गैस जैसे लीक होता है चारों तरफ कुछ तुरंत फैल जाता है, क्यों फैल गया, क्योंकि इसका जो अणु है ना वो गतिशील हो जाए है ना, वो दौड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है। क्यों, क्यों जा सकता है भाई, क्योंकि उसके अणुओं के बीच या उसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल है बहुत कम है। उसको बांध करके ना रख ले है, और बांध करके ना रख ले तो इधर उधर भाग रहा है ना, तो उसके पास गतिज ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे नहीं है काइनेटिक एनर्जी इसके पास, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, इसके अवयवी कणों के पास है ना कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ऐसा बोल दीजिए इसके अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है ना। इसके अवयवी कणों की, इसके अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। इसके अवयवी कणों के पास कोई गतिज ऊर्जा होता ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा अगला पॉइंट, ठीक है, गतिज ऊर्जा अगर नहीं है इसके पास, इसके अवयवी कण के पास गतिज ऊर्जा नहीं है, एकदम टाइटली बंधे हुए हैं,
मस्त है। तो एक बात बताइए, अगर गतिज ऊर्जा 0 है, इधर उधर भाग नहीं सकता है, तो क्या वाकई में कण एकदम स्टेबल रहता है क्या? ठोस के जो कण है वाकई में स्टेबल रहता है क्या? नहीं, ठोस के कण वाकई में स्टेबल नहीं होता है। बताते हैं। देखिए मान लीजिए ठोस है, ठोस का अवयवी कण है, इसके चारों तरफ और भी कण है, हल्का हल्का गैप पाया जाता है ठोस के अवयवी कणों के बीच। हम भले यहाँ पे सटा के बनाए हैं, पूरा सटा के बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो एक्चुअल में माइक्रोस्कोप से देखने पर ठोस के अवयवी कणों के बीच हल्का हल्का गैप होता है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल नहीं होता है, गैप होता है। अब इसी गैप के अंदर ये जो अवयवी कण है वो दोलन करते रहता है, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बस इतने ही स्पेस में। बहुत स्पेस कम होता है, इतना तो बहुत ज्यादा बना दिए अपन, इतना दूर थोड़े होगा, बहुत पास होगा। और वही छोटे से जगह में वो क्या करते रहता है, दोलन करते रहता है अपने माध्य स्थिति में, है ना, या तो ऊपर नीचे या फिर आगे पीछू, अपने मेन पोजीशन में दोलन करते रहेगा ठोस के अवयवी कण। समझ में आ रहा है? माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीजें, सही है ना। तो यहां पे हम बताना ही चाह रहे हैं कि जो ठोस के अवयवी कण है, जो ठोस के अवयवी कण है अपनी माध्य स्थिति में दोलन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दोलन करते रहते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण अपने माध्य स्थिति में, अपने माध्य स्थिति में क्या करते रहते हैं? दोलन करते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना, दोलन करते रहते हैं। क्लियर है चीजें? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि माध्य स्थिति में जो है ना अवयवी कण दोलन करते रहता है। ठीक है, अब और बात सुनिए, 5 पॉइंट हुआ अभी, आराम से समझिए, बहुत चीज समझ में आएगा, बहुत चीजें हैं इसमें। छठा पॉइंट बताइएगा कि अगर अवयवी कण पूरा टाइटली बंधे हुए हैं, मतलब ठोस के जब अवयवी कण पूरा टाइटली बंधे हुए हैं, एकदम पास पास हैं, तो पास पास होने के वजह से होगा क्या कि इनके अवयवी कण पूरा घने होंगे। देखिए पूरा आपस में, है ना, और जब घने होंगे तो डेंसिटी मतलब इसका ज्यादा है, इसका घनत्व क्या है? उच्च है। जैसे मान लीजिए एक अवयवी कण इतना दूर दूर है एक चीज का, ऐसे, है ना, और एक क्या है एकदम पास पास है, यूं बुजुर्ग बुजुर्ग यहीं पे है पूरा ऐसे। अब आपसे पूछे कि बताइए घना कौन है, कंडीशन ए वाला घना है, कंडीशन बी वाला घना है? तो आप सिंपल बोलिएगा सर जी बी वाला, सब एक जगह पूरा पूरा घना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो घना है नहीं। तो यहाँ घना होने का मतलब क्या है कि यहाँ का घनत्व ज्यादा है, सही है ना, और यहाँ का घनत्व क्या है? कम है, क्योंकि कणे दूर दूर है। तो बात वही है कि जो ठोस होते हैं, चूंकि ठोस में अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जिसके वजह से ठोस का जो घनत्व है वो उच्च होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है चीजें जी? तो जो ठोस का जो घनत्व है क्या होता है? उच्च होता है, समझिएगा। तो क्या लिखेंगे? इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व, इसका घनत्व प्रायः उच्च होता है, प्रायः उच्च होता है। ठीक है ना, इसका घनत्व प्रायः क्या होता है बाबू? उच्च होता है। अच्छा, क्या पॉइंट? 6 पॉइंट। 7 पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, डेंसिटी उच्च है, घनत्व ज्यादा है ना, तो अगर इसका घनत्व ज्यादा है तो एक बात बताइए, इसका आयतन कम होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारा अवयवी कण है, और बहुत सारे अवयवी कण को अगर मान लीजिए हम सटा के एकदम पास रख देंगे तो स्थान कम घेरेगा, और स्थान जब कम घेरेगा तो जाहिर सी बात है आयतन कम होगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ गेंदे हैं या फिर कुछ वस्तु है, उसको एकदम बिखरा के रखेंगे तो ज्यादा स्थान घेरेगा, लेकिन वही उसी चीजों को अगर आप एक समेट के तनिक उन स्थान में ला देंगे तो स्थान कम घेरेगा।
है कि नहीं बात। तो स्थान कम घेरने का मतलब है उसका आयतन कम है, और स्थान ज्यादा घेरने का मतलब है उसका आयतन ज्यादा है। तो चूंकि इसके कण एकदम टाइटली बंधे होते हैं, है ना, इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, मतलब डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसके वजह से इसका आयतन कम होगा। क्योंकि बहुत सारा कण है लेकिन कम कम जगह में सब कण अरेंज है, और जब कम जगह में सब कण अरेंज होता है तो इसका क्या होगा, आयतन क्या होगा, कम होगा। तो क्या बोलेंगे, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, तो इसका आयतन, किसका आयतन, किसका आयतन, इसी का, है ना। तो इसका आयतन जो होता है ठोस का, इसका आयतन या ठोस का आयतन प्रायः कम होता है ना। समझ में आ रहा चीजें। तो इसका ऐसा लिख दीजिए, इसका आयतन प्रायः कम होता है। जैसे आप लोग एक काम कीजिए, जैसे 1 किलो, मान लीजिए बैठखारा लेते हैं आप लोग, बैठखारा बाट होता है ना 1 किलो का, कितना छोटा सा होता है ना, 1 किलो होता है उतना ही में। पानी लाइए 1 किलो, बहुत कितना ज्यादा स्थान घेरेगा, घेरेगा नहीं घेरेगा। तो देखिए पानी का आयतन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा जगह घेर रहा है, और 1 किलो का बाट देखिए सॉलिड है, बहुत कम जगह में आ जा रहा है कि नहीं चीजें, बस वही है। तो ठोस का आयतन क्या होता है, कम होता है। क्लियर है चीजें। अच्छा, डेंसिटी ज्यादा होता है। आगे अगर बात करें 7-8 पॉइंट में अगर बात करें, ठीक है इसका आयतन कम है, डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। तो एक बात बताइएगा कि अगर ठोस के कण एक दूसरे से अगर टाइटली बंधे हुए हैं, तो इस कण को अगर दूर दूर हमको करना है, मतलब ठोस से अगर हमको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमको एनर्जी ज्यादा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है चीजें। जैसे मान लीजिए ठोस के कण एकदम पास पास है, ऐसे पास पास है, तो अगर पास पास है, हमको इसको कण को दूर करना है, हमको इस सब कण को क्या करना है, दूर करना है। तो दूर करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी, एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी किसके रूप में देंगे, ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में दोगे, ऊष्मा के रूप में। और जब ऊष्मा के रूप में जब एनर्जी देंगे तब क्या होगा कि कण दूर दूर हो जाएगा, और जैसे ठोस के कण दूर दूर होंगे तो ठोस बदल जाएगा कोची में, द्रव में। और जिस ताप पर बदलेगा उसको बोलेंगे उसका द्रवणांक। क्या बोलेंगे, द्रवणांक। और इसको अगर और गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में, ये लिक्विड है ना, ये गैस बदल जाएगा। और जिस पॉइंट पर यानी जिस ताप पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे उसका क्वथनांक। तो एक बात बताइए, अगर ठोस के अणुओं के बीच या ठोस के अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा है, तो इसको अलग करने के लिए हमको बाहर से ऊष्मा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अरे भाई प्यार ज्यादा है भाई, तो हमको इसको अलग करने के लिए थोड़ा सा बाहर से एनर्जी भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं बात। और जब बाहर से उष्मा ज्यादा देने का मतलब क्या है कि इसका क्या होगा, द्रवणांक ज्यादा होगा। इसको अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हमको, कोई भी सॉलिड को अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके अवयवी कण को दूर करना पड़ेगा, और अवयवी कण को दूर करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो ठोस होते हैं उसका क्या होता है, द्रवणांक ज्यादा होता है। क्यों, वही अंतराण्विक आकर्षण बल के ज्यादा होने की वजह से, और क्वथनांक भी ज्यादा होगा, है कि नहीं बात। जो ठोस होते हैं इनका द्रवणांक तथा क्वथनांक, 1 मिनट हम इसको मिटा देते हैं, क्या होता है, क्या लिखेंगे, इनका द्रवणांक तथा क्वथनांक, इसका द्रवणांक, द्रवणांक तथा क्वथनांक, क्वथनांक इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च होता है, ठीक है। 8 पॉइंट। 9 पॉइंट पे अगर प्रोसीड करें अपन, ठीक है, द्रवणांक क्वथनांक कुछ होगा, बढ़िया है, समझ में आ रहा है चीजें। अब एक बात बताइएगा, अगर इसके कण पूरा टाइटली बंधे हुए हैं, है ना, टाइटली बंधे हुए, इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, तो बताइए कठोर होगा कि मुलायम, कठोर होगा जी। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ कुछ ठोस वैसे हैं जो मुलायम भी हैं, लेकिन प्रायः जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं। समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं आ रही है ना। तो इसके अवयवी कण पूरा टाइटली बंधे हुए हैं, तो टाइटली बंधे होने की वजह से जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्लियर है जी। तो क्या लिखेंगे कि ये प्रायः, है ना, ये प्रायः कठोर होते हैं।
ये प्रायः कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। अच्छा, कठोर है। अच्छा एक बात और, कठोर तो है ठीक है। 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट क्या, कठोर होते हैं, ठोस जो होते हैं कठोर तो होते हैं, इसके साथ साथ जो कठोर होते हैं कुछ ठोस भंगुर भी होते हैं। कुछ जो ठोस है वो भंगुर भी होते हैं, मतलब जैसे उसको पीटेंगे ना, जैसे ही पीटेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो चूर चूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, पूरा टूट जाएंगे इधर उधर, है ना। तो क्या बोलेंगे, जो कुछ ठोस है ना, कुछ ठोस क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। सबके बात नहीं करे अपन, कुछ जो ठोस है वो भंगुर होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्राय भंगुर भी होते हैं, है ना। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये प्राय क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये भी इनका एक प्रॉपर्टी है, ये प्राय भंगुर होते हैं, ये प्रायः भंगुर, है ना। ये प्राय क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। समझ में आ रहा है चीजें। तो ये सारी जो चीजें थी ये किसके बारे में थी, ठोस के बारे में थी। समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत, आप एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, है ना, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। ठोस के बारे में हमने क्या बताया, ठोस के बारे में सबसे पहला बताया कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा। सेकंड, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट क्या, इसके अवयवी कण के बीच क्या होगा, रिक्त स्थान बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद इसके अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है शून्य होती है, क्योंकि गति कण इधर उधर भाग तो नहीं सकते हैं, नहीं। अच्छा, इसके अवयवी कण अपने माध्य स्थिति में दोलन करते रहते हैं, माध्य स्थिति में ऊपर नीचे आगे पीछे दोलन करते रहता है, ठीक है जी। अच्छा, इसका घनत्व तो प्राय क्या होगा, उच्च होगा, है ना। और इसका जो आयतन होगा कम होगा, क्योंकि कम जगह लेगा, है ना। अच्छा, इसका द्रवणांक क्वथनांक जो होता है किसका, ठोस का, वो क्या होता है, ज्यादा उच्च होता है। ठोस जो होता है कठोर होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और ये प्राय क्या होता है, भंगुर होते हैं। क्लियर है, इतना चीज है। बहुत कुछ ठोस है जो है वो भंगुर भी होता है ना। समझ में आ रहा है चीजें। अच्छा, और समझना, अगर मान लीजिए आपके पास ठोस है, कोई भी ठोस दे दिया जाए आपको, और अगर आपको हम बोले उसको कि आप उसको दबाइए, क्या करिए, दबाइए, तो क्या वो दबेगा आपसे, नहीं दबेगा जी। आप खुद सोचिए ना, अगर मान लीजिए आपको कोई मार्कर ही दे दिया जाए, क्या इसको आसानी से आप दबा दीजिएगा क्या, इसको आप आसानी से यूं दबा दीजिएगा क्या, नहीं दबेगा। लेकिन पानी को लीजिए ऐसे दबाइए, दब जाएगा, है ना। तो जो ठोस होता है बाबू, जो ठोस होते हैं, ठोस आराम समझिएगा, जो ठोस होते हैं, इनको आप संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये असंपीड्य होते हैं। हाँ, कुछ कुछ ठोस वैसे हैं जो संपीड्य हैं, मानते ही बात को हम। कुछ ठोस वैसे हैं जो संपीड्य हैं, जैसे कि अगर रबड़, रबड़ को अगर दबाइएगा तो हल्का दब जाएंगे, हल्का सा दबेंगे, पूरा नहीं दबेंगे, वो में हल्का सा वो भी दबेंगे, कंप्रेस होंगे, हल्का कंप्रेस होंगे। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो जितने भी ठोस हैं, जितने भी ठोस हैं, वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, है ना। तो ये प्रायः क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। 11वां पॉइंट क्या लिखेंगे, ये प्रायः ये प्रायः असंपीड्य, ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। अच्छा, आगे पॉइंट, ठीक है, असंपीड्य होता है मान लिए। अगर आपके पास कोई भी ठोस रहेगा, हाँ असंपीड्य होगा ही, असंपीड्य है। अब एक बात और बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ठोस है और पानी है, जैसे पानी को अगर गिराएंगे तो पानी बह जाएगा, बह जाएगा। आप लोग भी बह जाते हैं ना भावनाओं में, है कि नहीं बात। तो भावनाओं में बहने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पानी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पानी को अगर सरफेस पे गिराया जाए तो पानी बह जाता है ना। लेकिन अगर ठोस को हम गिराएंगे तो क्या ठोस बहेगा का, नहीं बहेगा। तो जो ठोस होते हैं उसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस जो होते हैं उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, बह नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है ना, या इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। सिंपल बात बोल देंगे कि इसमें बहाव का गुण, बढ़ावा, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है ना। सिंपल बात क्या बोलेंगे, इसमें बहाव का गुण, इसमें बहाव का गुण, बहाव, बहाव का गुण
नहीं, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, 12 हो गया पॉइंट। 13वां पॉइंट के अगर बारे में बात करें अपन, 13वां पॉइंट, ठीक है, बहाव का गुण नहीं पाया जा रहा है इसमें। अब और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए गैस, अगर आप एक कोना में अगरबत्ती जलाएं और दूसरा कोना में खड़ा हो गए, आप अपने घर में एक कोना में अगरबत्ती जलाएं, दूसरा कोना में खड़ा हो जाएंगे, तो आपको उस अगरबत्ती का गंध सूंघाए मतलब मिलने लगेगा, मिलता है ना। क्यों? क्योंकि जो गैस होते हैं उसमें विसरण का गुण पाया जाता है, वो यहां से गति करके यूं वहां जा सकते हैं। विसरण, उस क्रिया को क्या कहता है? विसरण। लेकिन क्या अगर ठोस को कहीं रख दिया जाए तो क्या उसका सुगंध आपको कुछ मतलब उसमें कुछ आएगा क्या? वो फ्लो करके जाएगा आप तक? नहीं। तो जो ठोस होते हैं, ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, बहाव का भी गुण नहीं पाया जाता है, और ठोस में विसरण का भी गुण नहीं पाया जाता है। मतलब ठोस जो है ना, वायु में संचरित नहीं हो सकता है। ठोस के जो कण होते हैं, ठोस के जो अवयवी कण है, वो वायु में संचरित नहीं हो सकते हैं, जबकि जबकि गैस के कण वायु में संचरित हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ठोस के बारे में एक और पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें विसरण का गुण, इसमें विसरण, एक मिनट, इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना। जो ठोस होते हैं उसमें विसरण का गुण नहीं होगा। क्लियर है चीजें? तो यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, ठोस में विसरण भी नहीं है, तो हमने कुल 13 पॉइंट ठोस के बारे में जाना, और बहुत बेहतरीन जाना, है ना। कोई मतलब ऐसा नहीं कि लोड लेके कुछ था, नहीं, चीजों को समझ करके पढ़े, कनेक्ट करके पढ़े। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे यहां से, कि जो ठोस होता है उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, क्यों? तो आपको उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा कि चूंकि ठोस के अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, जिसके कारण ठोस के कण, है ना, आपस में टाइटली, है ना, या आपस में एक मजबूत बल से बंधे होते हैं, है ना, जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा का नहीं पाई जाती, है ना। अतः ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, जिसके कारण ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो अगर हम लिखें, एक क्वेश्चन आपको दे ही मतलब लिखते हैं क्या, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या है कि ठोस का आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है ना। क्यों? क्यों निश्चित होता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर में क्या लिखेंगे बताइए, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? सिंपल लिखेंगे कि चूंकि ठोस के अवयवी कणों के बीच, लिखेंगे कि चूंकि ठोस के अवयवी कणों के बीच अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बहुत ही मजबूत होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण
जिसके कारण उसके कणों की, उसके अवयवी अवयवी कण, अवयवी कणों का गतिज ऊर्जा शून्य होता है ना, शून्य होता है, जिसके कारण उसके कण है ना, जिसके कारण उसके कण क्या ऐसे बोले, जिसके कारण उसके कण इधर उधर है ना, या फिर सिंपल ऐसे बोले, जिसके कारण उसका आकार एवं आयतन, उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। बस इतना लिख दिया तो हो जाएगा। क्या बोले अपन कि जो ठोस के अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराणुओं के आकर्षण बल का मान बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण उसके अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है ना, जिसके कारण उसके अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा की लगा दिया, गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है ना, जिसके कारण उसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है, बस ये आप लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा, बस इतना है ना। क्लियर है चीजें जी, बहुत बढ़िया। अब यहां तक की चीजें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, कोई भी समस्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम लोग चलेंगे ठोस के वर्गीकरण पे, ठीक है। आज हमने ठोस के बारे में जाना, बहुत कुछ जाना है ना, तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे हम। कल के क्लास को पुनः यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ठोस का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो कल के ठोस के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, आप लोग क्लास में जरूर आइएगा, है ना, क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में प्यारा सा स्माइल के साथ खत्म करेंगे हम, है ना, एक प्यारा सा स्माइल के साथ आज की क्लास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।